बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के जो है हमने कुछ एग्जांपल भी समझे थे कि हमारा हर एक जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें अगर हम कोई चीज़ देते हैं तो उसके बदले हमारे पास में कुछ जो है आएगा भी। तो जितना हमारा डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या होती है। तो देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है, अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि हमारे बिजनेस की जो असेट्स हैं वो हमेशा किसके इक्वल रहेंगी? टोटल लाइबिलिटी के इक्वल रहेगी। देखिए, यहां पर टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? हम एक जो है बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में ये जो साइड होती है ये क्या होती है? असेट। और जो आपके टू वाली साइड होती है ये क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस चलाने के लिए आपने कहां से पैसा लेके आए। तो हम जो पैसा लेके आते हैं वो दो जगह से आता है। या तो मालिकों का खुद का पैसा होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। जो बिजनेस का जो ऑनर है अगर वो खुद अपनी तरफ से अगर कोई पैसा लेके आएगा उसको हम कहेंगे कैपिटल। और अगर वो लोन लेता है बिजनेस या बिजनेस और दूसरे तरीके से अगर पैसे अरेंज करता है तो उसको हम कहेंगे लाइबिलिटी। ठीक है। और असेट साइड का टोटल क्या होता है? इक्वल होता है। तो जो कैपिटल होती है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। और जो केवल लाइबिलिटी अगर हम कहेंगे इसका मतलब ये एक्सटर्नल है, बाहर के लोगों की है। तो यहां पर हमारे बिजनेस की जो असेट्स हैं वो हमेशा किसके इक्वल होंगी? टोटल लाइबिलिटी। और टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ओनर्स की लाइबिलिटी मतलब कैपिटल जो मालिक हमारे पैसा मांगते हैं, प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो यहां पर अकाउंटिंग जो इक्वेशन है उसका फॉर्मूला क्या हो गया? ए असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बात समझ में आई? असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसको आप जो है किसी भी तरीके से एक्सचेंज करके देख लीजिए। देखिए, इसको हम पहले जनरल मीनिंग में ये समझते हैं कि हमारे बिजनेस के पास में जो भी रिसोर्सेस हैं, असेट्स क्या होती हैं? रिसोर्सेस। जैसे बिल्डिंग एक रिसोर्स है, फर्नीचर रिसोर्सेज है, मशीनरी, कार, ये सब क्या रिसोर्सेज हैं। तो ये रिसोर्सेज जो बिजनेस ने अरेंज किए हैं ये दो जगह से हो सकते हैं। इनके लिए दो जगह से पैसा आ सकता है, या तो बाहर के लोगों से या घर के लोगों से। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरी जो असेट्स है उसमें से मैं माइनस कर दूं लाइबिलिटी जो कि बाहर के लोगों से पैसा आया, तो बाकी क्या बच गया? ओनर्स का, मालिकों का। तो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस एल इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी जो असेट्स हैं टोटल 100 रुपए की है, मान लीजिए 40 रुपए मालिकों ने लगाए, 60 रुपए बाहर का है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा? असेट्स 100 इक्वल्स टू लाइबिलिटी 60 प्लस कैपिटल 40, हो गया 100। दूसरे में क्या होगा कि मेरी जो असेट है 100 रुपए है, उसमें से बाहर के लोगों ने जो पैसे लगाए हैं वो माइनस कर देंगे, तो जो बच गया वो किसका बच गया? मालिकों का 40 रुपए। और हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो असेट्स हैं उनमें से अगर हम मालिकों से कितना रुपए आया अगर ये माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा? जो बाहर के लोगों ने पैसे लगाए हुए। तो 100 माइनस ओनर ने लगाए 40, तो ये हो गया 60। तो यहां पर तीन फॉर्मूले हैं, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी, ए माइनस एल इक्वल्स टू सी, या ए माइनस सी इक्वल्स टू एल। ठीक है। तो ये तीनों हमेशा जो है इक्वल रहेंगे, इसी को हम कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। सो अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू इट्स टोटल लाइबिलिटीज, and total liabilities means liability of capital for internal and liability for outsiders। ठीक है, ये दोनों आएंगी। तो ये हमारी होगी अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी को जो है हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कहां से जनरेट हो रही है? हमारे बैलेंस शीट से ही जनरेट हो रही है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है,
ये हमेशा ऐसा ही होगा कि ये बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी बिजनेस में क्या करते हैं, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी, इसलिए जितनी असेट्स है उतनी लायबिलिटीज होंगी। हम इसके लिए काम करते हैं, हम एक एग्जांपल सोल्व करते हैं, और हम ये जो एग्जांपल ले रहे हैं ये हमारा कौन सा मेथड है, हम बैलेंस शीट मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट मेथड का मतलब क्या हो गया, ये क्या है हमारी लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट आएगा, ये हो गया असेट, और ये आएगा अमाउंट। यहां पे हम लायबिलिटीज की जगह पे लिखते हैं लायबिलिटीज एंड इक्विटीज या इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो असेट्स का तो इधर मेरे पास आ जाएगा। यहां पे इस लायबिलिटी के मैं दो पार्ट कर लेता हूं, एक तो मैं कर लेता हूं कैपिटल, और दूसरा हो जाएगा लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है। एक तो हो गया कैपिटल और दूसरा हो गया आउटसाइडर लायबिलिटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया और 5 लाख रुपए नगद लेके आया। तो रोहित कौन है, ओनर है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, और 5 लाख रुपए नगद लेके आया। तो सबसे पहले मेरी असेट साइड में कैश कितना हो जाएगा, कैश हो जाएगा 5 लाख रुपए। और ये कैश कहां से आया, ओनर से, और ओनर या जो मालिक पैसा लगाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल। तो मेरी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 5 लाख रुपए। दोनों साइड का टोटल हो गया बराबर। तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा हो गया खत्म, बैलेंस शीट इक्वेशन मेथड। दूसरा ट्रांजेक्शन, ओपनड ए बैंक अकाउंट, हमने एक बैंक अकाउंट खोला विद एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। देखिए हमारे पास में 5 लाख रुपए नगद था, इस नगद से क्या किया इसने, 4,80,000 रुपए जो है वो बैंक में डाल दिए और ये बैंक अकाउंट खोल लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो हमारे पास 5 लाख रुपए नगद था, ये 5 लाख नहीं रहा, 5 में से 4,80,000 माइनस कर दीजिए, कितना रह गया, 20,000 रुपए। और इसकी जगह पे क्या चीज आ गई दूसरी, इसकी जगह पे दूसरी चीज हमारे आ गई बैंक। क्या आ गया, बैंक। कितने का आ गया, 4,80,000, 4,80,000 रुपए का जो है वो हमारे यहाँ पे बैंक आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बोट फर्नीचर फॉर ₹60,000, 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, एंड इश्यूड चेक फॉर द सेम। हमने इसके लिए क्या किया है, फिर चेक इशू किया है। तो चेक का मतलब हो गया आपके बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा। तो अभी मेरा बैंक बैलेंस कितना है, अभी मेरा बैंक बैलेंस है 4,80,000 रुपए। इसमें से मैंने कितने रुपए का चेक इशू किया है, 60,000 रुपए। तो अगर 4,80,000 में से अगर हम 60,000 रुपए माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा, यहां पे रह जाएगा मेरे पास में 4,20,000 रुपए, क्योंकि 60,000 तो गया। और इस 60,000 के बदले क्या हुआ, इस 60,000 के बदले हमने क्या किया, 60,000 के बदले हमने फर्नीचर खरीदा है, और फर्नीचर क्या होता है, एसेट। तो हम यहां पे इसको लिख देंगे फर्नीचर 60,000। अब एक काम करिए, हम जो है इस अकाउंट को चेक करके देखते हैं हमारा बैलेंस बराबर है क्या। तो लायबिलिटी साइड का टोटल कितना हो रहा है, 5 लाख, और एसेट साइड का 4,20,000 प्लस 20, 4,40,000, और 60,000 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा, इस साइड का टोटल भी जो है वो 4,40,000 हो, 5 लाख हो गया है। बात समझ में आई। हम इसको जो है यहाँ पे करेक्ट करके लिख देते हैं, 20,000 को ऊपर लिख देते हैं ताकि कैश के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बोट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल। रामजी लाल कोई फर्म है या कोई बंदा है, उससे हमने एक मशीनरी खरीदी। कितने रुपए की मशीनरी, 1,25,000 रुपए की। तो सबसे पहले तो ये बताओ मशीन क्या होती है हमारे लिए, एसेट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,25,000 रुपए तो हमारे पास में मशीन आई। एंड एन एडवांस ऑफ 10,000 इन कैश, 10,000 रुपए हमने उसको क्या दिए, नगद दिए। तो इसका मतलब अभी मेरे पास में कैश था 20,000 रुपए, और मैंने इसमें से 10,000 रुपए किसको दे दिए, मैंने इसमें से जो है 10,000 रुपए दे दिए रामजी लाल को। अगर मैं 10,000 रुपए रामजी लाल को दे दूंगा 20 में से, तो मेरे पास में कितना बच गया, मेरे पास में बच गया 10,000 रुपए। तो 1,25,000 की मशीन खरीदी, 10,000 रुपए तो चला गया नगद, बाकी 1,15,000 कहां से हुआ, 1,15,000 उधार हुआ, क्रेडिट पे हुआ, और ये रामजी लाल को हमें बाद में देना पड़ेगा। और क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी, तो हम यहां पे दिखा देते हैं क्रेडिटर 1,15,000।
हम डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल चेक करते हैं। लाइबिलिटी होगी 5 और 1 15, 6 15, और इधर ऐड करोगे तो 4 20 10, 4,30,000, 60,000 जोड़े 4 90 प्लस 1 25 हो गया 6 15। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5 की। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमित ट्रेडर फॉर ₹55,000। देखिए इसने ये नहीं कहा कि हमने कैश खरीदा, कैसे खरीदा, तो उधार माना जाएगा। उधार में क्या है, कंपनी का नाम भी होगा। तो 55,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा, माल उधार में खरीदा है, तो नगद गया नहीं, बैंक से गया नहीं, तो माल खरीदा है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, गुड्स, जिसको हम कहते हैं स्टॉक। कितना, 55,000 रुपए। स्टॉक भी लिख सकते हैं, इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। और ये उधार है तो हमारे क्रेडिटर कितने हो गए, 55,000 के मेरे क्रेडिटर हो गए। ये तो क्रेडिटर किसके लिए था, ये तो क्रेडिटर था मशीन के लिए। और अब जो क्रेडिटर आएगा वो किसके लिए आएगा, वो आएगा स्टॉक के लिए। कितना, 55,000 रुपए का। दोनों साइड का टोटल बराबर है। ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000, 25,000 रुपए का जो माल है, सोल्ड टू रजनी, रजनी को बेचा 35,000 रुपए में। नगद बेचा नहीं, कहीं पे भी कैश नहीं लिखा हुआ है। बैंक बैलेंस आया नहीं। तो 35,000 रुपए का माल अगर हमने रजनी को बेचा है तो हम, रजनी क्या हो गया हमारे लिए, डेटर, वो हमें पैसे देगा। डेटर कौन हो गया, ये रजनी एंटरप्राइजेज, 35,000 रुपए का। और इस 35,000 रुपए के बदले क्या हुआ, 25,000 रुपए का माल गया। तो हमारा जो स्टॉक 55,000 था, 55 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 55 में से अगर हम लोग 25 माइनस करेंगे तो ये हमारे रह जाएगा 30,000। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, यहां पर इसको 30,000 बना देंगे। ये हो गया 30,000। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 25,000 रुपए का माल तो गया, लेकिन आए 35,000 रुपए। तो इसका मतलब 10,000 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किन का होता है, प्रॉफिट होता है मालिकों का। तो हम कहां पे ऐड कर देंगे, कैपिटल में 10,000 रुपए ऐड कर देंगे। तो अब आप अपनी जो है डेबिट क्रेडिट साइड मैच करिए। 5,10,000 और 1 15 जोड़ेंगे तो 6,25,000, और फिर 25 जोड़ेंगे तो 6,80,000, 6,80,000 मेरा टोटल आ रहा है अभी। इधर 30 और 10 40, 4 20 में 40 जोड़ेंगे 4,60,000, फिर 60 जोड़िए 5 20, 5 20 में आप 1 25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 45, और 35 680। तो हमारा बराबर मैच हो रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 7, पेड द मंथली स्टोर रेंट ऑफ ₹2500 इन कैश। हमने किराया चुकाया 2500 रुपए नगद। तो सबसे पहले तो आप नगद में से तो कम कर ही दीजिए। तो नगद कितना हमारा भी 10,000 रुपए, इसको कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा, ये 10,000 में से 2,500 रुपए कम कर दीजिए, 7,500 रुपए रह गया। और ये 2,500 रुपए आपका कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इससे खर्चा बढ़ गया है तो लॉस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे कैपिटल में से। तो हम एक काम करते हैं कि हम ये जो प्रॉफिट हुआ उसको ऐड लेस करके ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 10,000 को 5 लाख में जोड़ेंगे तो 5,10,000 हो गया। और उसमें से फिर अभी जो हमारे 2,500 का लॉस हो गया उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा 5,07,500 रुपए। तो हम इसको पूरा कैलकुलेट करके लिख देते हैं, 5,07,500 रुपए। कैसे आया, 5 लाख रुपए की कैपिटल थी, प्लस 10,000 रुपए हमने माल बेचा था, उसका प्रॉफिट था, और 2,500 रुपए का हमने जो है वो खर्चा कर दिया, 5,07,500। नेक्स्ट क्या है, पेड 5,000 टू सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉइज। हमने 5,000 रुपए की जो है स्टाफ को सैलरी पे कर दी। तो अगर हमने यहाँ पे पेड की है, पेड का मतलब रुपए गए, अगर रुपए गए तो 7.5 में से 5,000 रुपए और माइनस कर देते हैं, कितने रुपए बच गए, 2,500 रुपए, 2,500। और 5,000 रुपए क्या हो गया आपका एक तरह से खर्चा, तो किस में से कम हो जाएगा, कैपिटल में से। तो यहाँ पे बच जाएगा 5,02,500। हम लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, उसके बाद हम डेबिट क्रेडिट जो है टोटल चेक करेंगे। रिसीव्ड चेक, चेक मतलब बैंक बैलेंस आ गया, एज ए फुल पेमेंट फ्रॉम रजनी एंटरप्राइजेस। अरे तो रजनी एंटरप्राइजेस कहां था, रजनी एंटरप्राइजेस को हमने माल बेचा था 6 नंबर पे, कितने रुपए में बेचा था, 35,000 रुपए। देखिए हमारी एसेट में भी आ रहा है 35,000 रुपए का। इसने हमारे को रुपए दे दिए, चेक दे दिया।
तो एक बात बताइए, अगर इसने 35,000 रुपए दे दिए तो अब क्या हम इसको एज ए डेटर दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, तो हम इस 35,000 को हटा देते हैं। और ये 35,000 रुपए आपके पास कहां पे आ गया? बैंक बैलेंस। तो पहले बैंक बैलेंस कितना था? 4,20,000, उसमें आप 35,000 ऐड कर दीजिए। तो 4,20,000 में अगर आप 35,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,55,000। ठीक है, अब हम असेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल चेक करते हैं। तो ये हो गया 1,15,000 प्लस 55,000 क्रेडिटर फॉर स्टॉक थे हमारे, हमने माल खरीदा था उसके क्रेडिटर थे, तो ये हो गया 1,70 और 5,02,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6,72,500। हम असेट साइड का टोटल करते हैं तो 1,25 प्लस 60 1,85,000, उसमें 455 जोड़ दीजिए। तो 185 में पहले 4 जोड़ेंगे 585, 590 और 590 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 640। 640 में 30 जोड़ दिए 670, 670 में ये 2,500 जोड़ दिए 672,500। बात समझ में आई? तो दोनों इक्वल हो गया, इसको हम कहेंगे बैलेंस शीट इक्वेशन मेथड। इसी तरीके से हमारी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि हमारी जो असेट्स हैं ये बराबर होंगी किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो हमने यहां पर जो कॉलम बना रखे हैं हम इनको इसी तरह से यूज लेंगे। पहले कॉलम असेट्स के आएंगे, फिर हम लोग जो है ये कैपिटल, और एक लास्ट कॉलम हम बनाएंगे कैपिटल का और लायबिलिटीज का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इंट्रोड्यूस्ड ₹8 लाख एज कैश, 8 लाख रुपए का नगद आया। एंड ₹50,000 बाई स्टॉक, 50,000 रुपए का स्टॉक। ये कौन लेके आया? इंट्रोड्यूस का मतलब क्या? मालिक लेके आया। तो सबसे पहले हम असेट्स में लिख देते हैं कैश। कैश कितना आया? 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपए। फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या आया? स्टॉक। स्टॉक भी क्या होती है? असेट। कितना आया? 50,000 रुपए। और ये दोनों कहां से आए? उधार आए तो लायबिलिटी, लेकिन मालिक ने लगाया, और मालिक ने जो लगाया उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। तो पूरा 8,50,000 हो गया कैपिटल। बताइए हमारी इक्वेशन मैच कर रही है? बिल्कुल। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 1। परचेज्ड प्लांट फॉर ₹3 लाख, हमने प्लांट खरीदा 3 लाख रुपए का, तो हम यहां पे लिखते हैं प्लांट। कितने रुपए का आया? ट्रांजेक्शन नंबर 2 हम यहां पे लिखेंगे 3 लाख रुपए का। बाई पेइंग ₹15,000 इन कैश, 50,000 रुपए तो नगद गया, तो नगद में से क्या करेंगे हम? 50,000 माइनस कर देंगे। एक काम करते हैं, जो माइनस है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस कर देंगे 15,000 रुपए इन कैश एंड बैलेंस एट ए लेटर डेट। बाकी जो बच गया 3 लाख रुपए का हमने प्लांट खरीदा, 15,000 तो हमने नगद दे दिए, बाकी कितने बच गए? 2,85,000। ये हमने कहा हम बाद में देंगे, बाद में देंगे तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। मालिकों की नहीं है, बाहर के लोगों की है, तो हम यहां पे लिख देंगे 2,85,000। इक्वेशन मैच करिए, 3 लाख में से 15,000 माइनस करिए 285, और 285 इधर आ गया। तो हम क्या करेंगे? हर एक इक्वेशन के बाद जो है वो टोटल लगाते हुए चलेंगे। तो 8 लाख में से 15 माइनस कर दीजिए, हमारे पास नगद बच गया है 7,85,000। 50,000 का स्टॉक है, 3 लाख रुपए का प्लांट है, तो टोटल एसेट कितनी होगी? ये होगी 11,45,000। और इसके बदले क्या क्या हुआ मेरे पास में? 8,50,000 रुपए की तो जो वो कैपिटल है, और 2,85,000 रुपए की लायबिलिटी है। बात समझ में आई? थर्ड ट्रांजेक्शन, डिपोजिटेड 6 लाख इनटू बैंक, 6 लाख रुपए हमने जो है बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक में जमा करा दिए तो कहां से कम हो जाएगा? नगद तो आपके यहां से कम हो गया, क्योंकि आपने रोकड़ा दे दिया बैंक को। और हमारी यहां पे नई एसेट क्रिएट हो गई, कौन सी? बैंक। कितने रुपए? 6 लाख। तो इससे क्या हमारी कैपिटल वगैरह पे फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि इधर एसेट में से 6 लाख कम हुए, एसेट में ही ऐड हो गए। तो हम इसके बाद जो है वो टोटल लगा देते हैं वापस। तो 7,85,000 रुपए मेरे पास कैश था, 6 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा करा दिए, तो अब कितना बच गया? 1,85,000। स्टॉक कितने का है? 50,000 का। प्लांट कितने का है? 3 लाख का। बैंक बैलेंस कितने का हो गया? 6 लाख हमने अभी भी जमा करा दिए। कैपिटल में कोई चेंज आया क्या? नहीं। 8,50,000 रुपए की तो हमारी ऑनर की है, और 2,85,000 रुपए हमारी बाहर की लायबिलिटी है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट।
ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा एंड मेड पेमेंट बाई चेक, हमने क्या किया, चेक दे दिया, मतलब बैंक बैलेंस कम हो गया। तो ट्रांजेक्शन नंबर 4, सबसे पहले बैंक में से 1 लाख रुपए जो है वो कम कर दीजिए, और इसके बदले क्या हुआ, फर्नीचर आया। तो फर्नीचर का हेड मैंने बना रखा है, पहले नहीं बना रखा, तो अब हम बना देते हैं। 1 लाख रुपीज जो है वो फर्नीचर में ऐड कर देते हैं। क्या इससे मेरी कैपिटल वगैरह पे फर्क पड़ा? नहीं। तो वापस से टोटल कर देते हैं। 8,50,000 की कैपिटल है, 2,85,000 की मेरी लाइबिलिटी है, 1 लाख का फर्नीचर हो गया, 6 में से 1 लाख का पेमेंट कर दिया, तो बैंक बैलेंस कितना बच गया, 5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस बच गया। 3 लाख रुपए का प्लांट मेरे पास पहले से था, 50,000 रुपए का स्टॉक मेरे पास पहले से था, और 1,85,000 रुपए का नगद भी था। ट्रांजेक्शन नंबर 5, परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 80,000, 80,000 रुपए का माल खरीदा। तो पहले स्टॉक में तो आप 80,000 रुपए ऐड कर ही दीजिए, एंड रुपीज 35,000 इन क्रेडिट, नहीं 80,000 का नहीं खरीदा है, परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 फॉर कैश, 80,000 का तो नगद खरीदा है। तो हम जो है इसको एक बार हटा देते हैं वापस से, क्योंकि 80,000 का हमने नहीं खरीदा, हमने माल ज्यादा का खरीदा है। ठीक है, तो कितना खरीदा हमने, 80,000 तो नगद, तो पहले नगद से माइनस कर दीजिए 80,000 रुपए, एंड 35,000 इन क्रेडिट, 35,000 रुपए का उधार, उधार खरीदा तो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो कुल माल कितना खरीदा हमने, 1,15,000 रुपए, तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो इस इक्वेशन का इंपैक्ट देखिए, एसेट में 1,15,000 जुड़े, स्टॉक में 80,000 रुपए नगद कम हो गया, तो कितने बच गया, 35,000 रुपए, और 35,000 रुपए मेरे लाइबिलिटी में जुड़ गए, तो मेरी इक्वेशन हो गई बराबर। तो हम इसका जो है वो 5वें नंबर के ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट दे देते हैं। 1,85,000 रुपए नगद थे, 80,000 मैंने पेमेंट कर दिया, तो 1,05,000 बच गया। 50,000 का स्टॉक था, 15,000 का और खरीद लिया, 1,65,000। 3 लाख रुपए का प्लांट मेरे पास पहले से था, 5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस पहले से था, 1 लाख रुपए का फर्नीचर भी पहले से था, और 8,50,000 रुपए की मेरी थी ऑनर की लाइबिलिटी, और 2,85,000 रुपए पहले के उधारे थे, 35,000 रुपए और हो गए, तो टोटल हो गया 3,20,000 रुपए जो है वो मेरी लाइबिलिटी हो गई है। ट्रांजेक्शन नंबर 6 पे चलते हैं। 6th ट्रांजेक्शन क्या कहता है, गुड्स अमाउंटिंग टू 45,000, 45,000 रुपए का जो माल है, वाज सोल्ड फॉर 60,000 ऑन कैश, 60,000 रुपए में बेच दिया, वो भी नगद के लिए। तो पहले तो ये बताइए आपके पास नगद आएगा 60,000, तो हम क्या करेंगे, कैश में ऐड कर देंगे। माल कितने का गया, 45,000 रुपए का, तो 45,000 रुपए क्या करेंगे, स्टॉक से माइनस कर देंगे। अब अगर 45,000 रुपए का माल अगर आप 60,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000, और प्रॉफिट किनका होता है, मालिकों का, तो कैपिटल में ऐड कर दीजिए। तो देखिए इधर क्या हुआ, असेट में 60,000 ऐड हुए, 45,000 माइनस हुए, 15,000 का नेट इंपैक्ट आया, और हमारा लाइबिलिटी साइड में भी कितना आया, 15,000 का। तो अब इसको हम इंपैक्ट देते हैं, 1,05,000 में 60,000 रुपए और हमारे पास आए, 1,65 में से 45,000 का हमारे स्टॉक चला गया, तो कितना बच गया, 1,20। बाकी जो है हमारा प्लांट 3 लाख पहले का था, 5 लाख रुपए का बैंक था, 1 लाख का फर्नीचर था। अब मेरा मालिकों का जो पैसा है वो बढ़ गया है, 8.5 लाख रुपए तो उन्होंने लगा रखे थे, और 15,000 रुपए उनके प्रॉफिट का भी हिस्सा, तो कितना हो गया, 8,65,000, और बाहर की लाइबिलिटी मेरी 3,20,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 7, गुड्स कॉस्टिंग 80,000 वाज सोल्ड फॉर 1,25,000 ऑन क्रेडिट, 80,000 रुपए का माल 1,25,000 में बेचा, वो भी उधार पे। तो पहले तो आप माल में से कम कर दो, 80,000 रुपए में क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। अब 1,25,000 में अगर आपने बेचा है उधार में, तो ये आपके लिए क्या है, 1,25,000 रुपए क्या हो जाएगा, हमारे लिए असेट हो जाएगा। आप उससे पैसे मांगेंगे ना बाद में कि भैया हमारे पैसे दीजिए, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया डेटर। कितने से, 1,25,000 रुपए से। अब अगर 80,000 रुपए का माल 1,25,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हो गया, 45,000 रुपए, और प्रॉफिट कितना किसका होता है, मालिकों का। तो आप नेट इंपैक्ट देखिए, इधर से 80 माइनस और 1,25 जुड़ा, तो 45,000 जुड़ा है, और इधर हमने 45,000 रुपए ऐड कर दिया है, तो इंपैक्ट हमारा वो सेम आएगा, 0 इंपैक्ट हो गया। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। 1,65,000 रुपए मेरे पास में नगद थे,
एक 20 का स्टॉक था, 80 का बेच दिया, 40,000 रुपये का बच गया। प्लांट मेरा 3 लाख का 3 लाख है। बैंक मेरा जो 5 लाख का 5 लाख पड़ा है। 1 लाख रुपए का जो है मेरे पास फर्नीचर पड़ा है। 1,25,000 रुपए के मेरे डेटर्स हो गए हैं और ये सब बराबर होंगे किसके? 8,65,000 की कैपिटल थी, 45,000 का प्रॉफिट और कमाया, तो एक तरीके से मालिकों को कितने रुपए देने हैं? 9,10,000 रुपए और 3,20,000 रुपए बाहर के लोगों को देने हैं। बात समझ में आई? तो अगर ये यहां तक क्लियर है तो हम लोग जो है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजेक्शन नंबर आएगा अब हमारा 8। तो हम यहाँ पे जो है वो 1-2 कॉलम और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन नंबर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 8, देखते हैं क्या है। चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000। ये कह रहा है कि हमने जो 35,000 रुपए का माल खरीदा था ना, उसको हमने चेक दे दिया है। तो 35,000 रुपए का माल हमने कहां खरीदा था? 5वें नंबर पे खरीदा था उधार में। तो इसलिए मैंने 5वें नंबर पे एक लाइबिलिटी बनाई थी कि 35,000 रुपए मेरे को चुकाने हैं। अब अगर मैं ये 35,000 रुपए चुका दिए मैंने, तो मैं यहां से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। भी 35,000 रुपए की मेरी लाइबिलिटी कम हो गई है। और ये 35,000 रुपए मैंने नगद दिए? नहीं, मैंने बैंक से चेक दिया है। तो 35,000 रुपए से मेरा बैंक बैलेंस भी तो कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ इंपैक्ट देखिए क्या हुआ? -35,000। तो हम इस 8 तक नंबर के ट्रांजेक्शन के बाद में बैलेंस निकालते हैं। 1,65,000 तो किसका हो गया? कैश। 40,000 स्टॉक, 3 लाख का प्लांट, 5 लाख में से 35,000 का चेक दे दिया तो 4,65,000 रुपए आपके पास बच गए बैंक में। 1 लाख रुपए फर्नीचर, 1,25,000 का डेटर है, 9,10,000 रुपए मालिकों को चुकाने, और 3,20,000 रुपए मेरे लोग मांगते थे, जिसमें से 35,000 का मैंने चेक दे दिया। तो अब कितने लाइबिलिटी रहेगी? 2,85,000 की। आप इसका टोटल मैच करेंगे तो दोनों तरफ सेम आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 9th ट्रांजेक्शन क्या कहता है? चेक रिसीव्ड, पैसा आया, फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू 75,000। हमने किसी को उधार माल बेचा था, उसने 75,000 रुपए का चेक दे दिया है। तो हमने 7वें नंबर पे उधार माल बेचा था 1,25,000 का, उसने उसमें से 75,000 रुपए दे दिए। तो सबसे पहले तो अगर उसने चेक दे दिया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 75,000 से, और आपने उसको 1,25,000 का जब माल बेचा था तो आप कह रहे थे कि हम आपके 1,25,000 रुपए मांगने लग गए, हम इससे लेंगे। जब इससे 1,25,000 में से 75,000 रुपए आ गए तो उसका बैलेंस कम कर दीजिए ना भाई, उसका जो है खाते में जमा कर दो आप कि एक उसने 75,000 रुपए दे दिए। तो देखिए इस बार इंपैक्ट कहां पे है? पूरा का पूरा इंपैक्ट जो केवल एसेट साइड में है। एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया। तो कैश 1,65,000 बच गया, 40,000 का स्टॉक, 3 लाख का प्लांट, और 4,65,000 हमारा बैंक बैलेंस था। 75,000 रुपए और आ गए, 5,40,000, 1 लाख का फर्नीचर। हम लोगों के 1,75,000 रुपए मांगते थे, 1,25,000, उन्होंने 75,000 दे दिए, तो कितने मांगेंगे? 50,000। और मेरे इससे जो है लाइबिलिटी या कैपिटल में कोई फर्क नहीं आया। लास्ट ट्रांजेक्शन है 10th, विड्रॉन बाई ऑनर। विड्रॉन मतलब पैसे निकालना, ऑनर मतलब मालिक ने पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल कम हो जाएगी 25,000 रुपए। तो अगर इसने पैसे निकाले हैं तो पहली बात तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा हमारे बिजनेस से। 25,000 रुपए मालिक ले गया, और मालिक ले गया तो हमारी लाइबिलिटी भी तो कम होगी ना। हम क्या कहेंगे कि हमारा मालिक हमारे 9,10,000 रुपए मांगता था, जिसमें से 25,000 रुपए ले गया है। 25,000 ले गया तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो बस 10वें ट्रांजेक्शन के बाद में हम क्या करेंगे? सारा बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और हम मैच करके देखेंगे हमारा डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1,65,000 रुपए हमारे पास कैश थे, 25,000 रुपए मालिक निकाल के ले गया तो बच गया 1,40,000। 40,000 रुपए का हमारे पास में स्टॉक बचा हुआ है, 3 लाख रुपए का हमारे पास में प्लांट बचा हुआ है, 5,40,000 रुपए हमारे पास में बैंक है, 1 लाख रुपए का हमारे पास में फर्नीचर है, 50,000 रुपए के हम लोगों के रुपए मांगते हैं, डेटर है, और 9,10,000 रुपए मालिक मांगते थे, जिसमें से 25,000 रुपए निकाल के ले गए हैं। तो अब केवल कितने रुपए मांगते हैं? 8,85,000, और बाहर के लोग कितने मांगते हैं? 2,85,000 रुपए। टोटल करके देख लेते हैं किसका कितना आता है। तो पहले बात करते हैं असेट्स की। 1,40 प्लस 40,000, 1,80,000 प्लस 3 जोड़िए 4,80,000,
480 में आप 540 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10,20,000, फिर 11,20,000 और 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 11,70,000, 11,70,000। इसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी कैपिटल कितनी है? 8,85,000 प्लस लाइबिलिटीज कितनी है? 2,85,000। इन दोनों को आप जोड़ के देखिए, 8 और 2 10 लाख और 85 और 85 1 70, तो 11,70,000। तो हमारा डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो वो भी मैच होगी। ये हमेशा मैच होगी, तो इसलिए आपको इस तरह से ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कवर करेंगे अकाउंट्स की, और जो होता है डेबिट एंड क्रेडिट, कि कब डेबिट करना होता है, कब क्रेडिट करना होता है, डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तब तक आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसकी प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स करके बताइए। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी लर्निंग।